दे रहा था तिवारी को जहर। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। समाचार प्लस पर आज एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हम करने जा रहे हैं जिसे देखने और जानने और समझने के बाद आप शर्तिया तौर पर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, धक्क हो जाएंगे, क्योंकि सियासत के जिस वट वृक्ष की छांव में राजनीति का ककहरा सीख सीख कर तमाम लोग सियासत में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए, उन्हीं नारायण दत्त तिवारी को मारने और उनकी हस्ती मिटाने की साजिश रची जा रही थी। जी हां, समाचार प्लस पर इस एक्सक्लूसिव खबर का खुलासा हुआ है। एनडी तिवारी जी के ओएसडी भवानी भट्ट के हवाले से भवानी भट्ट ने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तिवारी जी को लंबे वक्त से जहर देकर मार डालने की कोशिश में थे। जो जहर था वो गलत दवाइयों के रूप में था और ये जो जहर है ये इस कोशिश में दिया जाता रहा कि तिवारी जी कभी भी अपने होशो हवास में ना आ पाए, वो हमेशा अर्ध निद्रा या अचेतन अवस्था में रहें। जी, तिवारी जी को स्वीट पॉइजन दिया जा रहा था, स्लो पॉइजन दिया जा रहा था या धीमा जहर। वो हैं राजनीति के धुरंधर, विपक्षी भी जिनके सामने झुकाते हैं सर। वो बनते रहे अपनों की साजिश का शिकार, अपने ही करते रहे हस्ती मिटाने की साजिश। किसने रची साजिश? किसको है तिवारी से बैर? आज होगा राजफाश। विलेन कौन? जी, इस मुद्दे पर बात करेंगे। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली स्टूडियोज में हैं आप। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री रशीद मसूद साहब हैं, आप सभी इस बारे में बात करेंगे। देहरादून आपको लेकर चलेंगे। भवानी भट्ट साहब हमारे साथ हैं, आप एनडी तिवारी साहब के ओएसडी हैं। विश्वास डाबर साहब हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और इसके अलावा फोन पर हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार होंगे, आप ऋषिकेश स्थित एम्स के डायरेक्टर हैं और आपकी देखरेख में श्री नारायण दत्त तिवारी का इलाज हो रहा है। और अविकल थपलियाल हमारे रेजिडेंट एडिटर देहरादून से, आप सभी लोगों से हम एक एक करके इस मुद्दे पर बात करेंगे। और 1 घंटे का ये विशेष शो हम इसलिए आहूत कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यूं कहें देश के बहुत बड़े नेता रहे एनडी तिवारी जी की जान कौन लेना चाहता है। जी, तो हकीकत यही है कि जिन तिवारी जी के बारे में बहकी बहकी बातें करने और शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने की खबरें सामने आ रही थी, दरअसल तिवारी जी के ओएसडी भवानी भट्ट की अगर माने तो गलत दवाइयों के इस्तेमाल का असर था। और इस बात को एम्स के डॉक्टर्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि तिवारी जी को लंबे वक्त से गैर जरूरी दवाइयां जहर के रूप में दी जा रही थी। कौन दे रहा था तिवारी को जहर? नारायण दत्त तिवारी हिंदुस्तानी सियासत का ऐसा महारथी जिसके सिर 2-2 राज्यों का मुख्यमंत्री होने का ताज है, जिसने प्रधानमंत्री का पद छोड़कर कमोबेश हर पद को सुशोभित किया, वो ही अपनों को पहचानने में मात खा गए। जिन तिवारी जी को जनता और वक्त की नब्ज टटोलने में महारत हासिल थी, वो अपनों की ही साजिश का शिकार होते रहे। शायद यही वजह है कि किसी जमाने में गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे एनडी तिवारी आज कमोबेश हाशिए पर आ गए हैं। जिस 10 जनपद पर उनकी तूती बोलती थी, आज कोई उनकी बात पर कान धरने को भी तैयार नहीं। 3 सालों से वो अपने ही सूबे में बेगाने की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक इन सब के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जो इतनी बड़ी राजनीतिक हस्ती की मिट्टी पलीत करने के लिए काम कर रही थी। उन्होंने ये कहा कि भाई तिवारी जी के बारे में तो लोग कहते हैं कि तिवारी जी बोल नहीं पाते और लघु संका दीर्घ संका सब बिस्तर पे कर देते हैं, बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, उठ नहीं पाते, पहचानते नहीं है लोगों को। ये सब बातें जब सामने आई तो ये महसूस किया गया कि
कहीं न कहीं पार्टी के जो शीर्षस्थ बड़े लीडर हैं हमारे संगठन के, उन लोगों को भी जानकारी ठीक नहीं दी जा रही है या उन तक भी जानकारी ठीक नहीं पहुंच पा रही है। सुना आपने, दरअसल आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रही कि तिवारी जी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो ठीक से बोल नहीं पाते, लोगों को पहचान नहीं पाते। यहां तक कि जब वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे तब उन पर सेक्स स्कैंडल का भी आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अगर तिवारी जी के ओएसडी की माने तो संभवतः इन सब के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। जो दवाइयां एम्स के डॉक्टर्स ने प्रेफर की उनको देने के लिए, या जिस तरह का उनका रहन सहन उन्होंने बना के दिया, उनको फूड चार्ट अवेलेबल कराया गया था वहां जब वो गवर्नर थे तब, तो वो चीजें सब जब यहाँ अभी आज जांच होती है, आज हम एम्स में लेकर गए माननीय तिवारी जी को, यहाँ ऋषिकेश में भी आपकी जानकारी में है कि एम्स खुल गया है, वहां भी हमारी बात हुई, हमने न्यूरो सर्जन्स को साहब को दिखाया, तो वो सारी चीजें जब सामने आई, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेडिसिन संभवतः सुनियोजित तरीके से दी जाती हूं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब ऐसी किसी साजिश की बात सामने आई हो। तिवारी जी खुद भी अक्सर कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा चिट्ठी भी लिखी थी। तो तिवारी जी ने बार बार अपने स्टेटमेंट्स में ये कहा है, आपने ध्यान अगर आपको हो तो, उन्होंने कहा कि मेरे निकटस्थ विश्वस्त लोगों के मैं सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जो उनकी राजनीतिक हस्ती मिटाना चाहता है? वो कौन लोग हैं जो उनकी साख पर पट्टा लगाना चाहते हैं? पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी, तो समाचार प्लस पर इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा है, नारायण दत्त तिवारी जी की जान लेने की कोशिश की जा रही थी। उन्हें लगातार धीमा जहर दिया जा रहा था, स्लो पॉइजन उन्हें दिया जा रहा था। और नारायण दत्त तिवारी जी की जो ओएसडी हैं भवानी भट्ट साहब, वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। रशीद मसूद साहब दिल्ली से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ विश्वास डाबर जी हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। फोन पर डॉक्टर राजकुमार जुड़ेंगे, आप एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर हैं, क्योंकि आपके अंतर्गत ही, आपकी देखरेख में ही डॉक्टर एनडी तिवारी साहब का इलाज हो रहा है, इसलिए राजकुमार साहब से बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जो हॉट केक, वो भवानी भट्ट जी आपके पास है। मुझे ये बताइए, वो कौन शख्स या ग्रुप ऑफ पीपुल है जो एनडी तिवारी साहब को धीमा जहर दे रहे थे? वो कौन विश्वास पात्र रहे हैं जिन्होंने विश्वासघात किया? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो ये कि जहां तक विश्वासघात की बात है तो माननीय तिवारी जी हैदराबाद में एज ए गवर्नर रहे और उससे पहले का उनका जो भी सामाजिक कार्यकलापों का पूरा इतिहास रहा है, देश उस चीज को बखूबी जान रहा है। तो हैदराबाद वाले प्रकरण पर तो ये राय मेरी व्यक्तिगत या मेरी निजी राय नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये जो डॉक्टर्स का, मैंने पिछले 6 महीने पहले माननीय तिवारी जी के ओएसडी का कार्यभार संभाला और मैंने ये देखा कि तिवारी जी वाकई में कहीं न कहीं बहक रहे हैं और उनसे जब कभी कोई सवालात किए जाते हैं तो जवाब उनका कुछ दूसरे तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो मैंने उनको उस स्थिति में भी देखा था जब वो सही तरीके से पब्लिक को फेस करते थे और बड़े बड़े निर्णय लेते थे। तो जाहिर सी बात, तो मुझे आश्चर्य हुआ इस बात का। तो उसके बाद सीधे हम उनको एम्स दिल्ली लेकर गए और दिल्ली में पूरी जांच उनकी हुई। 23 डॉक्टरों की पूरी कमेटी उनको जांचने में लगी और पूरे बॉडी के एक पार्ट्स की उनकी जांच हुई। तो उसकी एक रिपोर्ट हम लोग लेकर आए। फिर इधर आपको जानकारी होगी, अब हमारे देश में अलग अलग जगहों पर 6 एम्स खुल गए हैं। तो ऋषिकेश भी हमारे यहाँ से बहुत नजदीक है, तो उनकी जांच कराना बड़ा आसान हो गया हम लोगों के लिए। तो ऋषिकेश के डॉक्टर्स के पास भी हम लोग लेकर गए माननीय तिवारी जी को। तो धीरे धीरे जब उनका ट्रीटमेंट ठीक ठाक तरीके से शुरू हुआ तो ये डॉक्टर्स की राय ये थी कि काफी लंबे समय से 2-2.5 साल 3 साल से धीरे धीरे दवाइयों के जरिए या भोजन के जरिए से जो भी रहा हो, कहीं न कहीं दिक्कतें उनको पैदा की जा रही थी। वो चूक हो या साजिश हो, ये लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत थी जरूर। नहीं, देखिए ये लंबे वक्त तक चूक नहीं हो सकती। लंबे, और आप खुद कह रहे हैं कि सारी सुनियोजित साजिश थी। आपने माननीय तिवारी जी के शब्दों का उद्बोधन किया,
उनके हवाले से आपने कहा कि तिवारी जी ये मानते थे कि साहब उनके जो भरोसे के लोग हैं, जो उनके विश्वास पात्र लोग हैं, वो लंबे वक्त से उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश के तहत ऐसा कर रहे थे। उन्हें गलत दवाइयां दी जा रही थी, और गलत दवाई कुछ भी हो वो शरीर में देसी भाषा में जहर ही कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल जी, तो लंबे वक्त तक चूक होने का सवाल नहीं उठ सकता। देखिए, अगर आप राजभवन वाले मसले के बारे में अगर चर्चा करें तो हाँ। ये बात स्पष्ट है, देश के लोगों को और खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उनका कर्म क्षेत्र रहा है, ज्यादातर समय उन्होंने यहां पर गुजारा है। लोगों को जानने का यह हक भी है और बताया जाना चाहिए, जरूरी है जानना कि माननीय तिवारी जी का अगर वो क्लिपिंग जो बार बार ये कहा जाता है कि भाई तिवारी जी हैदराबाद वाले उस स्कैंडल में तिवारी जी ने किया, तिवारी जी ने ये किया, तो उस बारे में अगर आप उसको गहराई से अगर उस क्लिपिंग को देखी जाए तो बार बार अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे कि तिवारी जी निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं और बार बार उठने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात वाकई में जांच का विषय होना चाहिए था, और ये जांच इसमें हुई नहीं, ये भी एक बड़ा विषय है। खैर, उसमें एक चीज यहां पर ये आती है कि जब एक इतना बड़ा संवैधानिक पद है, महामहिम राज्यपाल वो वहां पर थे, तो राज्यपाल होने के नाते ये जब इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया गया, और मैं समझता हूं कि उस वक्त उनकी मन की स्थिति ये रही होगी, अगर उनको वाकई में इस तरह का मामला दवाइयों के जरिए से या किसी जरिए से दिया जा रहा है तो वो बोल नहीं पाया। आज वो कहते हैं, और बहुत जल्दी ये चीज वो स्वयं भी कहेंगे कि वो उस वक्त वो बोल नहीं पाए, उनके पास शब्द नहीं थे, वो बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाए। तो ये क्या हो सकता है, जो व्यक्ति पूरी जिंदगी भर इतिहास उसका रहा हो, जिसने अपने बुद्धि, विवेक और परिश्रम और ज्ञान से पूरे हिंदुस्तान में राजनीति का एक मजबूत प्रतिबिंब जिसने जो बना हो, तो वो व्यक्ति बोल नहीं पाया। तो ये कहीं न कहीं निश्चित रूप में ये साजिश थी, और जिसके तहत, और अब आप उस क्लिपिंग की बात मैं दोबारा से आपसे बताना चाहूंगा कि क्लिपिंग में तिवारी जी उठने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और तिवारी जी उठ नहीं पा रहे हैं। इसके आपकी बात सही है भवानी भट्ट साहब, आपकी बात सही है। चलिए, अच्छा, मैं सवाल कैसे पूछता हूं कि आप कह रहे हैं उन्हें गैर जरूरी दवाइयां दी जा रही थी। कुछ एक दवाइयों के अगर आप नाम बताना चाहें तो, कुछ एक मॉलिक्यूल्स के अगर आप नाम बताना चाहें जो माननीय तिवारी जी को फोर्सफुली या विश्वासघात के जरिए दी जा रही थी, और जिससे तिवारी जी अवचेतन अवस्था में आते थे। जी हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो बिल्कुल मैंने स्वयं देखा है और मेरे सामने जो चीजें हुई मैं बताना चाहूंगा। ये अच्छा सवाल आपने किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो नींद की गोलियां हैं, नींद में दवाई दी जाती है कि भाई नींद नहीं आ रही तो नींद ये आएगी, ये मेडिसिन दे दिया, जैसे सिंड्रोपा एक मेडिसिन आती है, तो वो मेडिसिन को देने का समय डॉक्टर्स ने मुकर्रर किया है कि ये इतने बजे दी जानी चाहिए, उसके निर्धारित टाइम है उसका बनाया गया। तो वो नींद, अब सुबह तिवारी जी उठ रहे हैं तो उठते ही उनको नींद की गोली दे दीजिए, आप 2-3 दवाइयों में मिक्स करके दे दीजिए, नींद की गोली ले ली उन्होंने, फिर वो सो गए। और जब पूछा गया, तिवारी जी कह रहे साहब सो रहे हैं। आप उत्तराखंड के किसी आम नागरिक से पूछिए कि तिवारी जी से आप कभी मिले, वो बोलेगा हाँ मिले हैं, लेकिन वो तो तिवारी जी सोते हुए पाए गए। तो तिवारी जी सो रहे हैं, तिवारी जी सो रहे हैं। अब तिवारी जी फिर उठने की कोशिश की दोपहर में, फिर तिवारी जी सो रहे हैं। तो फिर तो ये एक हिसाब से आप देखे जाए कि इसमें कहीं न कहीं कोई ना कोई साजिश ही तो है, नहीं तो नींद की गोली बार बार इसमें फायदा किसका? देखिए, माननीय तिवारी जी के जो एकदम करीबी रहे होंगे, जो माननीय तिवारी जी का खाना पीना, सोना, उठना बैठना, फोन कॉल्स, अखबार, सारी चीजें जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मॉनिटर करता होगा, मुहैया कराता होगा, ये उसके ऊपर शक है। अब जीरो इन करने वाली बात तो ये है भवानी भट्ट साहब कि वो शख्स या लोगों का समूह कौन है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जांचने का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, आप थोड़ा सा अगर पीछे हम जाएं तो 1993 में 93 में माननीय तिवारी जी की पत्नी का देहांत हुआ। तो उसके बाद में तिवारी जी राजनीतिक फील्ड में अपना काम करते रहे, और धीरे धीरे तो जहां से उनके इर्द गिर्द जो है कुछ ऐसे लोगों का जमावड़ा होता चला गया, और राजनीति में धीरे धीरे जहां तक आप बात करेंगे तो तिवारी जी 2003 से 2007 तक का उनका जो टाइम रहा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे, तो कहीं से किसी तरह की ऐसी बातें नहीं आई। ये बात आई जब यहां से वो आंध्रा के गवर्नर बने और वहां गए, वहां से लेकर ये यहां पिछले 6 महीने पहले तक तिवारी जी बिल्कुल, अब अगर आप बात करें कि जब आंध्रा से रिजाइन देके तिवारी जी वापस देहरादून आए, तो उस वक्त उनकी स्थिति को पर अगर चर्चा आप करें तो तिवारी जी बोल नहीं पा रहे थे। तिवारी जी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। आपकी बात समझ में आ गई मुझे। अच्छा, एक चीज और, चलिए सवाल को मैं ऐसे पूछता हूं कि जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों पर आप शक या सवाल उठा रहे हैं,
ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरा सवाल, इसका जवाब मैं चाहूंगा कि ईमानदारी से आप दें। वो किसी राजनीतिक दल विशेष का सदस्य तो नहीं था, या वो गैर राजनीतिक व्यक्ति था? देखिए, ऐसा है कि ये सवाल आपका बहुत बड़ा है, और चूंकि तिवारी जी का कद भी राजनीतिक कद भी इतना बड़ा है कि सवाल तो ये इसका जवाब एक लाइन में दे पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ। लेकिन जो तिवारी जी के इर्द गिर्द आपने कहा कि वो समूह जो काम कर रहा था, या तिवारी जी की देखभाल करने के लिए जो लोग मुकर्रर किए थे, जो जिम्मेदार लोग वहां पर तिवारी जी को देख रहे थे, तो कहीं न कहीं उनसे या तो चूक हुई या जानबूझकर चूक हुई, दोनों बातें हैं। ठीक है, ये हुई, और उस पर बाहर के कौन लोग इन्वॉल्व थे, डॉक्टर पार्टी राजकुमार अमिताभ जी, माफ कीजिएगा। एक मिनट भवानी भट्ट जी, मैं एक सवाल इस ढंग से पूछूंगा। जब तिवारी जी